गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज थोड़ा सा लिंक देने में लेट हो गए पर टाइम क्लास पर है क्लास जो है टाइम पर है ठीक है, शेड्यूल बनाने में थोड़ा सही हो गया। बाकी सभी लोग आ रहे हैं, रामकरण कनौजिया वगैरह सभी आ रहे हैं। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम होता है, काहे का सुबह 11:45 हो जाता है। तो ऐसा है कि जब हम लोग हाँ, कुछ प्रैक्टिकल भी चल रहा है बच्चों का, उसमें भी कुछ बिजी हैं। ठीक है, आज वैसे भी हमारा केमिस्ट्री क्लास है तो आज थोड़ा बिजी शेड्यूल था। फिर हमने कहा नहीं, क्लास जो है ऑन टाइम चलनी चाहिए, क्लास में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। तो जस्ट 10 मिनट पहले जो है आप लोगों के पास ये मैसेज पहुंचा होगा। बट मुझे पता है कि आप सभी वेट कर रहे होंगे। आपको पता है कि सर अगर टाइम पे आते हैं रोज तो ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है आप सभी वेटिंग में भी हैं और आए भी हैं, तो बहुत बढ़िया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को ज़्यादा समय ना गवाते हुए। तो केमिस्ट्री में जो है हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। उसमें हमने सबसे पहले सीखा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। फिर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में भी जाना कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है इस तरह से चीज़ें होती है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है एक लास्ट बच गया था, जो है फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में रह गया था। सो फंक्शनल ग्रुप के बारे में कैसे क्या है वो सारी चीज़ें वहाँ पर रह गई थी। तो हम पहले वो कवर करेंगे थोड़ा सा, उसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे। देन आफ्टर अब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप हमसे चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का समराइज चाहते हैं चैप्टर का, या आप चाहते हैं कि सर आप डायरेक्ट क्वेश्चंस करवाइए, मतलब सीधा क्वेश्चंस पर ही आ जाइए, हमें क्वेश्चंस करा दीजिए चैप्टर 1 का चैप्टर 2 का केमिस्ट्री में, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपका करवा देंगे। जैसा आप लोग कहेंगे आप मुझे बता दीजिएगा, आराम से आप सोच लीजिए। ठीक है, फिलहाल मुझे 10 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मैंने आपको सीक्वेंस बता रहा था वो सीक्वेंस को मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर देता हूँ। आईपेक नोमेनक्लेचर का जो फंक्शनल ग्रुप का था, देन आफ्टर फिर हम आपसे बात करेंगे। तो 1 घंटे की हमारी क्लास होती है, उसमें थोड़ा सा समय मुझे केवल चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर देता हूँ। देन आफ्टर हम आपके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में जानेंगे। तो जब हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें जो है कुछ गिनती से फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, इसमें ना जब आप पढ़ते हैं तो मैंने जो यूट्यूब पर वीडियोस दिया है वो बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स हैं, कई सारे पार्ट्स में मैंने उसको कंप्लीट करवाया है। और उसके पीछे क्या है कंप्लीट करवाने का रीजन, कि मैं चाहता था कि आईपैक नोमेनक्लेचर आपका अच्छे से कंप्लीट रहे, राइट। तो फंक्शनल ग्रुप में जो मेन मेन आपको याद रखना है, सबसे पहला जो आपको याद रखना है जो बहुत ही फेमस है, अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल जो बेसिकली ROH होता है। और इसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं, इसके लिए ऑल वर्ड यूज करते हैं। आई थिंक आप सभी सबको जानते भी होंगे, बट एक फॉर्मेलिटी समझिए या रिवीजन समझिए या शॉर्ट टाइम प्रिपरेशन कहिए, जो कहिए, हमें बस एक अपना काम करना है, जो सीक्वेंस मैंने स्टार्ट किया उसको कंप्लीट करना है। दूसरा जो है, अगर हम नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, तो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करते हैं, गिनती से ज्यादा नहीं है, तो RC डबल बॉन्ड OH, इतना तो आपको सभी को आना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए ओइक एसिड। क्या इस्तेमाल करते हैं? ओइक एसिड इस्तेमाल करते हैं। तीसरा जो है, अगर हम एल्डिहाइड पे आ जाए, क्योंकि ये सब मालूम होना जरूरी है, ये पता होगा तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएगी। इसके लिए अल यूज करते हैं। चौथा जो है कीटोन हो गया। ऐसे बहुत सारे होते हैं लेकिन मेन मेन ही हम आपको बता रहे हैं। तो कीटोन की बात करेंगे, C डबल बॉन्ड, एक इधर R डैश कर दो, इधर R कर दो, और इसके लिए ONE ओन वर्ड यूज करते हैं। सो डैट मीन व्हाट, जब हम इस सब की बात करते हैं, और बाकी तो आप जानते ही है कि नॉर्मली जो है फ्लोरोक्लोरोब्रोमो जो होता है वो अपने लेवल पे होता है, बट बेसिकली यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। अगेन सभी गुड मॉर्निंग, सभी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, सबको गुड मॉर्निंग जी। आइए जरा फोकस कीजिए पढ़ाई पे, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। सो आइए इसका इस्तेमाल जानते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। सो अगर हम इसका यूज करना चाहें तो देखिए, हम कोई भी सिस्टम ले सकते हैं जहां पर जो है हम आपको क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल से समझाएंगे। और मैंने कहा ना 10 मिनट चाहिए, बस 10 मिनट चाहिए, ज्यादा समय नहीं चाहिए इसमें, पूरा क्लास इसमें हम नहीं लगाएंगे। तो इसमें ऐसा है कि जैसे मान के चलो हम एक ऐसा सिस्टम ले लेते हैं, ठीक है।
और ठीक है, ऐसा लेते हैं और एक काम करते हैं कि ना यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देते हैं और यहाँ पर बी आर लगा देता हूँ। सो ये हमारा मैंने चलो कंपाउंड ले लिया, ठीक है, ये हमने कंपाउंड ले लिया। अभी आइए इस कंपाउंड का आइपीएक नोमेनक्लेचर हम लोग करते हैं। जब इस कंपाउंड का हम लोग आइपीएक नोमेनक्लेचर करेंगे तो यहाँ पर हमें जो है ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। सो आई अगेन रिपीट कि यहाँ पर जब आप बोलेंगे तो यहाँ तीन चीजें आपको दिखेगी। देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो है पीएम साहब भी है, मतलब मैंने फंक्शनल ग्रुप को पीएम साहब बोला है, यानी पीएम भी है। और देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है इसको हमने कहा था ये सीएम हो गया, जो मल्टीपल बॉन्ड होता है। एंड देन आफ्टर हमको बोला था आपको जो ये दिख रहा है ना, ये दोनों ये एमएलए है। देखिए ये भी एमएलए है और देखिए ये भी एमएलए है, ये सारे एमएलए हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है अब आपको डिसाइड करना है कि भाई प्रायोरिटी पहले किसको दिया जाए। हेलो, पीएम को दिया जाए, सीएम को दिया जाए या एमएलए को दिया जाए। और आप अच्छे से जानते हैं कि सबसे पहली प्रायोरिटी जो हम देंगे किसको देंगे, पीएम को देंगे। अटेंशन हटना नहीं चाहिए, यहां पर ध्यान दीजिए। थोड़ा सा मिस्टेक खा गए, दिमाग अगर फिसल गया तो आप जवाब जो है गलत दे दोगे। और आपको सवाल में ऐसे सवाल, आपके एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं जहां आइपीएक नोमेनक्लेचर लिखने के लिए 1-2 मार्क्स का आता है। और दूसरी बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव है, अगर आपको ये नहीं आएगा तो आगे जाके आप फंस जाओगे। तो थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो यहाँ सीखो। तो मैं इसलिए बता रहा था कि भाई अपना जो पीएम साहब हैं उनको प्रायोरिटी देंगे, नंबर 1 वहां से स्टार्ट करेंगे। एमएलए को हम जो है फिर सीक्वेंस में हम आएंगे। तो हमें पता है कि हम जब नंबरिंग करेंगे तो सबसे पहला मेन चेन ढूंढेंगे, हाँ या ना। पहले क्या ढूंढेंगे, मेन चेन। एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, मेन चेन। तो मेन चेन ढूंढेंगे तो मेन चेन में इस बात का जरूर जिक्र करेंगे कि हम पीएम साहब को जरूर इंक्लूड करें। और यहां से हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करते 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 यहां पर आएंगे। जब यहां पर हम लोग आएंगे यहां पे तो ऑब्वियसली जो है हम चाहेंगे कि यहां पर हो। अगर आपको लगता है कि ये वाला आप मिस्टेक कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा कम कर दो। आपको लगता है कि ये थोड़ा सा कम कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मैं इतना ही केवल कर देता हूं आपके लिए बस। अब यहां पर देखो ध्यान से, समझते चलना। यहाँ पे यहां पर क्या है कि जब हम यहां पर आए, आते 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 फिर अपना रूट हम ले लेंगे और हमने यहां पर ये ले लिया, इसको दे दिया। नंबरिंग कैसे करेंगे, तो नंबरिंग करने के लिए फिर हम ये नहीं देखेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड नजदीक होना चाहिए, ये नहीं देखेंगे कि बी आर नजदीक होना चाहिए, हम ये देखेंगे कि हमारा फंक्शनल ग्रुप नजदीक होना चाहिए। और वहां से नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे। यानी कि ये अपना नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4 हो गया, नंबर 5 हो गया और ये नंबर 6 हो गया। बाकी की चीजें साइड में। सो आइए इसका नाम हम लोग फटाफट लिखते हैं। इसका नाम सबसे पहले अगेन आई रिपीट वही ट्रिक फॉलो करेंगे। 2 1 0 1 2 कितने लोग याद है, ये 2 1 0 1 2 ये वाला हम फॉलो करने वाले हैं। एंड 2 1 0 1 2 के हिसाब से चेक करेंगे क्या इसके पास ब्रांचेज हैं। यस, इसके पास ब्रांचेज है। क्या ये सिस्टम साइक्लिक है, बताएंगे नहीं, ये सिस्टम साइक्लिक नहीं है। वर्ड रूट और मल्टीपल बॉन्ड तो है इसके पास। एंड इस केस में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम आपको कोई ऐसा एग्जांपल दे रहे हैं जहां पर आपको फंक्शनल ग्रुप भी मिल रहा है। यानी कि अगर साइक्लिक वाले सिस्टम को हटा दिया जाए तो आपको यहां पर सारी चीजें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो इसको हम इसी सिस्टम में फॉलो करेंगे। अब हम देखेंगे यहां पर 3 नंबर पे ब्रोमो है, 4 नंबर पे हमारा 2 कार्बन का इथाइल है। तो अब आप देखिए अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले बी आता है या पहले ई आता है, तो एबीसीडी में पहले बी आएगा तब तो ई आएगा। सो डैट मीन व्हाट, ये हमारा क्या हो गया, ये आपका हो गया 3 ब्रोमो, है ना, 3 ब्रोमो 4 इथाइल। ये हमने लिख दिया, साइक्लिक नहीं है। वर्ड रूट जल्दी से बोले कितना, 6 हेक्स। आइए फंक्शन ग्रुप कितने नंबर पर, 4 और 5 तो 4 और ये लिखेंगे इन। अब इस इन में ना ध्यान सुनो, इस इन में अगर हम यहां पर ई लिखते हैं और यहां पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है पहले नंबर पे, कार्बोक्सिलिक एसिड। पहचानना आना चाहिए ना क्या है ये, कौन सा है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम क्या यूज करते हैं,
तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग ओइक एसिड यूज करते हैं। सो भाई हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड। लेकिन ओइक एसिड स्टार्ट होता है ओ से, इन है लास्ट में ई। दोनों का जो होता है ना, क्या होता है, दोनों जब वोवेल वोवेल मिलते हैं तो उसमें से एक वोवेल को हटा देते हैं, यानी इस ई को हटा देंगे और जोड़ देंगे तो हो जाएगा इनोइक एसिड। तो ये पूरा नाम अपना हो गया 3 ब्रोमो 4 इथाइल हेक्स 4 इनोइक एसिड, ये अपना हो गया। बताएंगे क्लियर है, समझ में आया? मैं एक सवाल आपको फिर दूंगा बनाने के लिए, अगर ये समझ में आ गया हो। आपसे बिना इजाजत बिना बात के कैसे आगे बढ़ सकते हैं, फिर लाइव किस बात का है। कंफर्म करेंगे जरा। चलिए एक और एग्जाम, अमन का कहना है कि सर एक और एग्जाम्पल, ठीक है एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत बढ़िया। अगेन सर वेरी गुड। जिनको भी हमसे कांटेक्ट करना है, मेरा ऐप डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं। नाम मिले तो सेम है, जो मेरे चैनल का नाम है वही मेरे ऐप का नाम है। नहीं समझ में आता है तो मेरा नंबर आप सभी जानते हैं 9643480201, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐप में भी आपको मिल जाएगा, सबसे आसान है ऐप। चलिए एग्जांपल एक लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पे एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए भाई, यहाँ पर आ जाओ और हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, बढ़िया सा एग्जाम्पल, प्यारा सा एग्जाम्पल आपको देंगे ताकि जो है मजा आ जाएगा आपको बनाने के बाद एकदम से। तो एक ऐसा, एक यहाँ लगा देते हैं आई, ठीक है, और यहाँ पर एक लगा देते हैं मान लो एफ। इस सवाल को कॉपी में लिखिए और उसके बाद बताइए क्या आप सोल्व कर पा रहे हैं। उसके बाद फिर हम आपके पास आएंगे और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे, फटाफट करेंगे जल्दी जल्दी। देखिए मैंने 10 मिनट मांगा था, वो समय होने वाला है। समय की बहुत कीमती समय है, सही बता रहे हैं, और हमें समय पे ही सारा काम करना है। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं कि मैं लटका के पढ़ाऊं और आपको खाली जो है टाइम पास कराऊं, ऐसा करने कोई इरादा। मैं कभी भी विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ नहीं करता हूं, क्योंकि हमारा टाइम ऐसा है कि हमारा तो बैच बैच चलता रहेगा, लेकिन आप लोगों का बहुत कीमती समय है। और अगर मैंने किसी विद्यार्थी के टाइम खराब करने, या कोई भी टीचर टाइम खराब करने की कोशिश करता है या उसको बरगलाता है, सबसे बड़ा दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि विद्यार्थी जो क्या है ना, वो एक क्या है, उसका कैरियर है, उसका एक ब्राइट है। वो अगर एक पौधा जब बड़ा हो रहा होता है, उसको वहां पर कोई लात लगा दे, यहाँ पर कोई हवा तेज आ जाए, टूट जाए, तो समझ रहे हैं उसकी पूरी जिंदगी की बात है वो। और उसकी केवल जिंदगी अकेले की नहीं होती है, उसके माँ बाप, कल को उसकी फैमिली होगी, फिर कल को वही मतलब वो उसके साथ गलत हो जाए, कुछ अच्छा बन सकता है ना बन पाए, बहुत सारी बात होती है। तो कभी भी जो है किसी भी टीचर को किसी विद्यार्थी के लाइफ के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ये बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसका बताएंगे जरा कितना जाएगा। रिव्यू एजेंसी करना है, चैप्टर वाइज कंप्लीट चैप्टर 1 वीडियो में डाला कीजिए। बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, हमने प्रयास किया है। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, मैंने चैप्टर 1 चैप्टर 2 करवाया है, और बाकी डेमो पर्पस के लिए बाकी चैप्टर्स भी हमने दिए हैं, ठीक है। तो हमने इतना सिलेबस दिया है कि आप उस तरीके से हो जाएं। इसका आंसर बताएंगे। बाकी पेड कोर्स में सब अवेलेबल है, बिल्कुल गुरु दक्षिणा के तौर पर है, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सेम यूट्यूब नाम और ऐप का नाम सेम है। आंसर बताइए भाई क्या होगा। एफ एन आई क्या है, देखिए एफ को फ्लोरो कहते हैं, आई को आइडो कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। एफ को फ्लोरो और आई को आइडो कहते हैं, फिर सेट कर लीजिए। ये नंबर में लिख देता हूं, जिनको भी कोई कांटेक्ट करना है कर लेना। यहाँ कमेंट में जो है हम पर्सनल या कोई ऐसी चीजें नहीं बात कर सकते,
समय बहुत कीमती है, मुझे जिस काम के लिए आया हूं वो मुझे पढ़ाना है। बाकी आप मुझसे बाद में बात करेंगे, कॉल ना उठा पाऊं पर मैं आपके मैसेज का जवाब जरूर रिप्लाई करूंगा, और पूरा फ्री काउंसलिंग है, कोई पैसे वैसे नहीं है। चलिए यहां पर आते हैं। तो यहां पर जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो हमारा होगा वो ये होगा कि भाई आप इसमें ढूंढिए मेन चेन। क्या ढूंढना है, मेन चेन। बस लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद मैं आने वाला हूं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बने रहिएगा, मैं आपसे सहमति से आगे बात करूंगा। तो मेन चेन पे आते हैं। यहां पर जब हम मेन चेन पे आते हैं तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई हम यहां से देखिए, यहां कुछ नहीं तो कार्बन है, कुछ नहीं तो कार्बन है, डबल बॉन्ड हवा में नहीं लटका हुआ है। बात समझिए, ठीक है। 10th का है, 12th मिला हुआ है ना, बेस सही है भाई। अगर आपको लाइव क्लास से टाइम वेस्ट होता है तो आप क्विट कर सकते हैं, आप अपनी स्टडी कीजिए। अगर आपको लाइव क्लास में ऐसा लग रहा है तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे और ये आते 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 यहां पर आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो मेरा पढ़ाई वही तो पढ़ाऊंगा मैं। उसके बाद नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग जब आएंगे यहां पे, देन आफ्टर हम देखेंगे सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देना है। तो फंक्शनल ग्रुप को देना है तो यहां पर सबसे पहला हम किसको देंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप को देंगे। देन आफ्टर जो है यहां पर हम आ जाएंगे 2, देन आफ्टर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। सो इस तरीके से जो है हमने यहां पर सारा कर दिया है। और अभी तक आपने किसी ने नाम नहीं बताया, किसी ने लिखा नहीं है क्या, इसका नाम मेंशन नहीं किया क्या, बताइए। ब्रांच का नाम कहां कहां है, 4 पे आइडो, 5 पे मिथाइल, 3 पे फ्लोरो, 3 पर ही इथाइल है ना, 3 पर ही इथाइल है यहां पर। रिव्यू एजेंसी, हम आपकी बात समझ रहे हैं और इस बात को लेकर हम आपकी समस्या भी समझते हैं, ये आपकी नहीं पूरे विद्यार्थियों के लिए है। और हम एग्री करते हैं कि बीच लाइव में जब आप आएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा सा आप मुझसे एक बार काउंसलिंग कर लीजिएगा। मैंने आपको नंबर दे दिया है, क्योंकि अब हर बच्चे के लिए हर बार शुरू करना स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो जितना आपको समझ में आता है उतना देखिए, बाकी मेरे यूट्यूब पर जाइए, फ्री कंटेंट आपको मिलेगा। और फिर एक्स्ट्रा चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, एकदम निश्चिंत होकर पढ़िए। ये सारी चीजें आप ही लोगों के लिए है, सारा सिस्टम सेटअप आप ही लोगों के लिए है, आप घबराइए नहीं। तो यहाँ नाम दो भाई, पहले अल्फाबेट ढूंढो। फ्लोरो एफ आ गया, ये एम आ गया, ये आई आ गया और ये ई आ गया। तो एबीसीडी में पहले कौन आएगा जी, पहले ई, फिर एफ, उसके बाद एम, एम आएगा क्या आई आएगा, कौन पहले आएगा, सिस्टमेटिक तरीके से सेट कीजिए इसको, लिखिए। तो पहले तो मैं लिखूंगा किसका, पहले मैं ई का लिखूंगा, 3 इथाइल, 3 इथाइल और 3 पर ही फ्लोरो है, 3 इथाइल 3 फ्लोरो। उसके बाद जो है आप देखिए आई आ जाएगा 4 नंबर पे, 4 आइडो। देन आफ्टर देखिए 5 नंबर पे मिथाइल, 5 मिथाइल, है ना, 5 मिथाइल। देन अब हमने अपना काम कर दिया, हमने अपना काम कर दिया यहां पे, किसका, ब्रांचेज का अपना काम कर दिया। उसके बाद जो है ना, अब हम आ जाएंगे किस पे, उस पे वर्ड रूट पे, कितना कार्बन, 7 कार्बन, हेप्ट। मुझे जल्दी से इससे निकलना है क्योंकि ये मुझे पिछले क्लास में खत्म कर देना था, पर आज मेरा ये समय ले लिया, यही है। प्रैक्टिकल फाइल सबको लेके जाना है, अपने सेंटर से बात कीजिए या क्लास के बाद मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं इस समय प्रैक्टिकल फाइल या बाकी चीजों का रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मैं डिस्कशन के लिए नहीं आया हूं, मैं पढ़ाने के लिए आया हूं। तो बीच में कुछ ऐसे कमेंट होंगे जो इससे रिलेटेड होगा, उसका जवाब दे दूंगा। मैं बार बार आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मैंने नंबर दे रखा है, किसी को भी चाहिए, मैंने कभी मना नहीं किया है, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। पर एक मैसेज को इतनी बार मत कीजिए जिससे कि बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाएं। अब कोई भी मैसेज पढ़ेगा तो उसको पूछना कुछ होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अब देखिए एक ही चीज को, सर अगर कल प्रैक्टिकल फाइल नहीं लेके जाएंगे तो क्या होगा। अब इसे इतनी बार लिख दिया यहाँ पर कि मैं बाकी मैसेज भी नहीं पढ़ पाऊंगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो बात को समझिए थोड़ा सा।
तो ये हेप्ट हो गया। उसके बाद जो है देखिए 6 और 7 पर है तो 6। अब यहां पर देखिए ध्यान से ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो आइन हो गया अपना, है ना। तो आइन का मतलब हो गया बाई एन ई। लेकिन यहां पर क्योंकि एल्डिहाइड है तो भाई अपना अगर यहाँ एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड के लिए अल यूज करते हैं, तो डायरेक्टली ई जगह ई नहीं लिखेंगे क्योंकि ई और ए दोनों ही वर्बल है, दोनों ही क्या है, वर्बल है। तो ये हो गया इनल हो गया यहाँ पर। तो ये अपना नाम हो गया। आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। और मैंने 10 मिनट से ज्यादा ले लिया, मुझे 10 मिनट तक कंप्लीट करना था क्योंकि सारा सीक्वेंस जब मैं कोई काम करता हूँ या पढ़ाता हूँ तो मेरे माइंड में पहले ही होता है कि क्या कब कराना है, कैसे कराना है, कितना कराना है, और मैं बड़ा टाइम के अकॉर्डिंग अपना काम करता हूँ। यही वजह है कि जब मेरा पहला बैच स्टार्ट हुआ केवल 1.5 महीने मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया था और रिजल्ट एकदम धुआंधार आया था। केमिस्ट्री 95, उस बैच में 70 विद्यार्थी थे, 65 से ऊपर मतलब अराउंड 65 स्टूडेंट जो है पास हुए थे, और जो एग्जाम से 2-3 दिन पहले ज्वाइन हुए थे 3-4 वही केवल फेल हुए थे, बाकी सब बच्चों ने बहुत अच्छा नंबर लाया। रिव्यू आपको लिंक यहाँ शॉर्ट्स में मिल जाएगा। तो ये एक डेडिकेशन होता है, ये एक एनर्जी लेवल आपको दिखता होगा यहाँ पे, क्योंकि कैसे मैं अपने काम को लेकर पैसिनेट हूँ, क्योंकि मेरा जो पर्पस होता है वो होता है कि भाई इतना टाइम इतना कंप्लीट करना है, इसलिए हर 3 महीने पे हमारा एक कोर्स कंप्लीट हो जाता है। रीजन यही है, हम जो बोलते हैं वो करते हैं। हमने बोला 3 महीना में कोर्स कंप्लीट करवाएंगे तो करवाते हैं। अगस्त में स्टार्ट हुआ है अभी नया बैच 1 अगस्त से, अभी वो सितंबर में मतलब ओवर होने वाला है, फिर बाकी के समय वीवीआई करने वाले हैं। तो हमारा जो टारगेट होता है हम लेके चलते हैं। हाँ ये सच बात है कि हम आपसे मेहनत करवाते हैं, ठीक है। सीबीएसई और एनआईएस में थोड़ा सिलेबस में फर्क है। तो अगर हम बोल रहे हैं आपको कि मेहनत करना है तो ये सच बात है, हम आपसे मेहनत करवाएंगे, लेकिन हम भी साथ में मेहनत करने को तैयार होते हैं। तो ये जब ताली दोनों हाथ से बजती है तो रिजल्ट अच्छा आता है। चलिए आगे बात करते हैं। पहले आप मुझे कंफर्म करेंगे कि यहां तक क्लियर हो गया, अब आगे हम बढ़ सकते हैं क्या? लाइव क्लास 2 तरीके से लोग लेते हैं, पहले आप कंफर्म कर दीजिए साथ साथ में कि यहां तक क्लियर है या नहीं है। पहला लाइव क्लास होता है कि किसी पार्टिकुलर टॉपिक को उठाया जाए और उसको 1 घंटे लिया जाए। कभी आपने नोट किया है मेरे 1 घंटे के लाइव में मैं कितने टॉपिक कवर कर देता हूं? कभी आपने सोचा है? अगर मैं एक दिन में केवल एक टॉपिक कवर करूंगा तो मेरे लिए तो और अच्छी बात है, 3 हफ्ते में 3 ही क्लास लेता हूं, 3 ही टॉपिक केवल क्लियर हो पाएगा। लेकिन मेरी खुद की जल्दबाजी होती है, फटाफट फटाफट फटाफट, क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर करना है, ठीक है। ये मेरा मोटो होता है। आगे बढ़ा जाए, बताइए। कोई जवाब नहीं दे रहे भाई, क्या हो गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि चैप्टर 1 जो आपका है फिजिकल केमिस्ट्री का है, चैप्टर 2 जो आपका वो फिजिकल केमिस्ट्री का है, ये दोनों ही चैप्टर मैंने यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में करवाया हुआ है, और मुझे लगता है कि सभी विद्यार्थियों ने उसको देखा होगा, उसका लाभ लिया होगा, जो फ्री का कंटेंट यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। तो अब आप मुझे बताइए, मैं चैप्टर का समराइज करूं या मैं उसके ऊपर क्वेश्चंस करवाऊं? क्या कहते हो आप लोग? बताइए, मैं उसके ऊपर क्वेश्चंस करवाऊं? स्नेहा का करना है समरी, ओके, बाकी लोग भी बताएंगे। देखिए हम आप सभी की सहमति से आगे बढ़ना चाहते हैं। अमन का कहना है सर शॉर्ट में बताइए। रामकरण कनौजिया कहना है क्वेश्चन सर। कैथरीन का करना है समराइज, यानी कि ऐसे स्टूडेंट ज्यादा हैं जो चाहते हैं कि सर एक बार समराइज कर दीजिए। बिल्कुल हम आपसी बात से सहमत हैं, आप जैसा कहेंगे हम उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक है। और समराइज भी हम ये नहीं कि बहुत लंबा ले जाएंगे। अब तक मैंने जितना टॉपिक कवर करवाया है, कसम से बता रहा हूँ, वो टॉपिक कवर करने में, कंप्लीट करने में मैं खुद लाइव क्लास में अच्छा खासा समय लेता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या है कि एक शॉर्ट रिवीजन होता है, एक समराइज होता है, तो आपके माइंड में पूरा ओवर व्यू आ जाता है। क्योंकि ऐसा है ना कि अगर मैं जबरदस्ती डायरेक्ट क्वेश्चंस करवा दूं और आपको पिछला भूला हुआ है या पिछली चीजें कंप्लीट नहीं है, तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा। मतलब आपको एक तो कॉन्फिडेंस भी गिर जाएगा, दूसरा लगेगा कि ऐसा लगता है केमिस्ट्री में आता ही नहीं है।
ये ऐसा लगेगा कि पता नहीं सर केमिस्ट्री हार्ड है। ठीक है, तो आप सभी के बातों का हम सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और आप सभी जो है जितने हमारे विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी जिंदाबाद आप हैं तो हम हैं, और आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। चलिए, आपने समराइज कहा है तो हम समराइज ही करवा देंगे, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो यहां पर हम चैप्टर 1 का समराइज आपका कर देते हैं। आई होप कि ये आपके लिए यूजफुल होगा, आई होप कि ये चीजें आप समझ पाएंगे, कर पाएंगे। चैप्टर 1 का नाम पता क्या है? चैप्टर 1 का नाम है एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अरिथमेटिक्स। अगर मेरी रफ्तार थोड़ी ज्यादा रहे तो डरना नहीं, क्योंकि मैं फटाफट करूंगा। एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल arithmetics. So what do you mean by atoms, what do you mean by molecules, and what do you mean by chemical arithmetics? When we talk about atoms, एटम क्या होता है? इसको हिंदी में परमाणु कहते हैं। एटम के बारे में तो जब शुरुआत हुई थी तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि एटम तक हम पहुंच पाएंगे। ठीक है, किसी ने नहीं सोचा था कि हम एटम तक पहुंच पाएंगे। बट एक ब्रीफ नॉलेज आपको हम दे देते हैं, एंड द ब्रीफ नॉलेज इज दैट कि अगर आप एटम की बात करते हैं तो आज की डेट में हम कह सकते हैं कि एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल तो नहीं है, लेकिन हाँ उस सीरीज में एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल जरूर है। क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे हम मैटर की बात करते हैं, सो व्हाट डू यू मीन मैटर? मैटर वो होता है जो आप छू सकते हैं, जो अपना स्पेस लेता है, जिसके पास अपना मास होता है। ये डेफिनेशन नहीं पूछेगा, खाली आप जितना चीज दिखाई दे रहा है सब मैटर है, जो नहीं दिखाई दे रहा है वो भी मैटर है, हवा भी मैटर है। बस दो कंडीशन, मास होना चाहिए और क्या होना चाहिए उसके पास? स्पेस। अब गैस सिलेंडर में गैस लेता है, स्पेस ले लिया, मास है, मैटर है वो। अब ये मैटर किससे मिलके बना होता है? तो ये मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलके बना होता है। सभी जानते हैं कि पार्टिकल से मिलके बना हुआ था, कण से मिलके बना होता है। तो जब पार्टिकल से मिलके बना तो दुनिया को लग रहा था कि जैसे ईंट है, ईंट को तोड़ेंगे, लकड़ी को काटेंगे, वो बुरादा टाइप का छोटा 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 मिलता है हमें, और वही सबसे छोटा पार्टिकल है। यार इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन वैज्ञानिक लोग कहां रुकने वाले थे? उन्होंने कहा कि जो छोटा वाला पार्टिकल दिख रहा है ना, उससे भी छोटा एक पार्टिकल होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। अब दुनिया को लगा यार इससे छोटा तो हो नहीं सकता है, अब तो एकदम से बहुत छोटा हो गया। मतलब हमने उस चीज के बारे में बता दिया जो छोटा पार्टिकल है उसके अंदर भी छोटा, जो हम देख ही नहीं सकते हैं। क्या बात है, मतलब इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन होनहार और बड़े तेजस्वी एक निकले, डाल्टन, जॉन डाल्टन। डाल्टन एक स्कूल टीचर थे, और डाल्टन ने जो है इस चीज के बारे में बताया कि महाशय ये जो मॉलिक्यूल है ये और छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। यानी ये एटम से मिलकर बना होता है। और डाल्टन ने तो ठप्पा लगा दिया था, कहा था दैट इज फाइनल, अब तो एटम से छोटा कुछ हो ही नहीं सकता है। और एटम नाम रखने का मतलब था एटोमियो। एटोमियो वर्ड होता है जिसका मतलब होता है इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल का मतलब जिसको आगे बांटा नहीं जा सके। और यही वर्डिंग था आपके डाल्टन का। उनके पोस्टुलेट्स लिखने के लिए आते हैं, लेकिन बाद के साइंटिस्टों ने जो है एक कड़ी चुनौती दी, और कड़ी चुनौती देकर बोला कि जी नहीं, ये जो एटम है ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और वो अपना है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसका एक ट्रिक बता देता हूं आपको, आई होप आपको याद रहे। ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने बताया था। प्रोटॉन की जब हम बात करते हैं तो रदरफोर्ड ने बताया था। न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो चैडविक ने बताया था। ये जो है 3 साइंटिस्ट आए, इन तीनों ने जो फटाफट इस चीज को रिव्यू दिया, बताया, आगे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आ गया। आप अच्छे से जानते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बीच में राजा रानी की तरह होता है, और इलेक्ट्रॉन आगे मूव करता रहता है। दैट्स इट, इतना ही था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। अगर हम यहां पर आ जाएं कि आपके सिलेबस में, आपके कंटेंट में अगर हम बात करते हैं, तो जैसे पूरी केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं ना, तो जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट होते हैं, वैसे यहाँ पर एलिमेंट्स होता है जो कि पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ चुके हैं। तो जब आप ऐसा बोलते हैं ना, जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन, मेरी बात ध्यान सुनो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला हाइड्रोजन, मैंने बोला ऑक्सीजन, मैंने बोला नाइट्रोजन, मेरी बात ध्यान समझना है यहाँ पर। तो जब मैं बोलूंगा हाइड्रोजन, जब मैं बोलूंगा ऑक्सीजन, जब मैं बोलूंगा नाइट्रोजन, मैंने बोलूंगा हाइड्रोजन, तो आप पूछोगे मुझसे कि सर हाइड्रोजन क्या?
आप हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हो या आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो? मैं आपको बोलूंगा ऑक्सीजन, तो आप मुझसे पूछोगे सर ऑक्सीजन क्या, आप ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हो या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो? तो देखिए, अगर आप एटम लेवल पे बात करेंगे यहां पे, अगर आप एटम लेवल पे बात करेंगे और आप मॉलिक्यूल लेवल पे बात करेंगे, तो अगर आप यहां एटम लेवल पे बात करेंगे तो हाइड्रोजन को हम लोग H से डिनोट करेंगे, ऑक्सीजन O और नाइट्रोजन N। लेकिन चक्कर ये है कि अकेले एग्जिस्ट ही नहीं करता है, अकेले पाया ही नहीं जाता है, ये पाया जाता है मॉलिक्यूल के रूप में, H2 के रूप में, O2 के रूप में और N2 के रूप में। यानी कि यहां पर आप देख रहे हो कि कैसे एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ जब कंबाइंड करता है तब जाके ये पाया जाता है। तो जितने केमिकल रिएक्शन होंगे उन सभी केमिकल रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन लिखा है तो गलती से भी H मत लिख देना, अगर ऑक्सीजन लिखा है तो गलती से O मत लिख देना, नाइट्रोजन के लिए N मत लिख देना। बट ये लिमिटेड कुछ ही के लिए जो गैसेस है, जैसे सोडियम वगैरह के लिए Na ही लिखोगे, बाकी चीजें लिखोगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गणपति महाराज की जय हो। देखिए यहाँ पे, तो यहां पर जो है हम आगे बात करते हैं, यहां पे इसी में आता है अपना केमिकल रिएक्शन और एक होता है केमिकल इक्वेशन। मैं समराइज करूंगा, ध्यान देना, बताऊंगा, मजा आएगा क्योंकि मेरा टाइम बहुत ही कीमती है। अरे घड़ी दिख जा भाई ये भी छुप गया है। कितना टाइम हो गया? ओहो कितना टाइम हो गया। तो जैसे कि हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहेंगे। लेट मी सपोज कि हम यहां लेते हैं नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन और ये हमारा बन गया अमोनिया। जब इसको हम शब्दों में लिखे हैं, वर्ड्स में लिखते हैं, दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। लेकिन जब आप इसको इनके सिंबल्स में डिनोट कर देते हैं, देन दैट टाइम इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। और हमारा सारा काम केमिकल इक्वेशन पर ही होने वाला है। इस पूरे चैप्टर में अगर आप एक चीज कॉमन देखेंगे वो देखेंगे केमिकल इक्वेशन। और इतने सारे न्यूमेरिकल्स ठूस ठूस के भरे हुए हैं, चाहे वो लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर हो, चाहे वो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो, वॉल्यूम निकालना हो, मास निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, टोटली डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज द बैकग्राउंड केमिकल इक्वेशन। और केमिकल इक्वेशन पे जब आएंगे यहां पर तो इसको लिखेंगे N2 प्लस H2 और ये बन गया अपना NH3। अब केमिकल इक्वेशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है बैलेंस और दूसरा होता है अनबैलेंस। तो हम लोग अनबैलेंस को बैलेंस करते हैं क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, यानी जितना आप लोगे, इसको रिएक्टेंट कहते हैं इधर वाले को, जितना आप रिएक्टेंट लेते हो, ये रिएक्टेंट कहलाता है, जितना आप रिएक्टेंट्स लेते हो और इधर हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, उतना प्रोडक्ट होना चाहिए। सीधी सी बात है भाई, अगर मैंने 250 ग्राम पानी लिया है और उसमें 100 ग्राम चीनी मिलाया है, तो टोटल जोड़ने पर जो शरबत का वेट होना चाहिए वो 350 ग्राम होना चाहिए, क्योंकि उसमें 250 ग्राम पानी है और 100 ग्राम चीनी है कि नहीं? तो 350 ग्राम होगा। तो यहां पर वही खेल है कि जब हम लोग पूरा रिएक्टेंट का लेते हैं तो उस रिएक्टेंट को जोड़ने के बाद वो प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। मामला तो यही कहता है ना। तो ये हमारा सिस्टम है। तो इसको बैलेंस कैसे करें, बैलेंस करने का तरीका क्या है, व्हाट इज द रूल ऑफ बैलेंसिंग? इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। यानी कि एक ऐसा रूल मैं आपको बताऊंगा जिसमें आप डायरेक्ट करोगे, एक मैथमेटिकल भी है लेकिन बहुत लंबा चला जाता है। अब आपको देखिए थोड़ा सा ब्रीफ में देता हूं, देखिए कैसे देखना है। अब यहां देखिए, यहां नाइट्रोजन 1 है, यहां नाइट्रोजन कितना है, 2 है, यहां हाइड्रोजन 3 है, यहां हाइड्रोजन 2 है। अब रूल के हिसाब से आप चाह रहे हैं कि भाई ये नाइट्रोजन यहां पर 2 हो जाए, इधर छेड़छाड़ कभी मत करना। जब भी आप लिखना आगे लिखना, इसको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। इसकी बहुत वैल्यू है क्योंकि ये नंबर कोई साधारण नंबर नहीं है, इससे पूरा का पूरा आपके इस चैप्टर में न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, राइट? तो यहां पर 2 हो गया, अब यहां पर 2 कर दिया तो ये तो बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन 2 से 2, बट हाइड्रोजन 2 3 जा 6 हो गया, इसके लिए हमें यहां पर 3 लिखना होगा। बस इतनी छोटी सी चीज आपको आनी चाहिए और ये आपका हो गया बैलेंस। क्या इतनी चीजें क्लियर है? अगला धमाका करें, आगे के कॉन्सेप्ट बताएं, बताइए। वेरी गुड। देखिए
इसके बाद हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज देते हैं नंबर ऑफ मोल्स के बारे में। नंबर ऑफ मोल्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे ही मैं नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बता दूंगा, मैं सीधा अप्लाई करूंगा आपके न्यूमेरिकल के ऊपर। मतलब मैं इसके अंदर में बहुत ज्यादा थ्योरी में नहीं जाने वाला हूं, मैं इसके अंदर बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं खराब करने वाला हूं, सीधा चैप्टर पर ही आऊंगा और आपको बताऊंगा कि इसमें न्यूमेरिकल कैसे सोल्व होता है। पीयूष प्रिंस सब आए, गुड मॉर्निंग। चलिए यहां पर मोल्स की बात करते हैं। देखिए जब आप मोल्स की बात करते हो, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, ये दो तरीके से निकाला जाता है। बेसिकली नंबर ऑफ मोल होता क्या है, एक यूनिट होता है सब्सटेंस का, मैटर का, मेजरमेंट का। जैसे कि आप देखिए ना, आप मार्केट में जाते हो तो दो तरीके से सामान खरीदते हो। अगर आप एग्री करेंगे तो आप मुझे बताइएगा, है ना। खाली फिजिकल केमिस्ट्री करेंगे तो पास हो जाएंगे, बहुत रिस्की, ऐसा मत करना। 42 नंबर के आसपास का फिजिकल केमिस्ट्री आता है और इतना आप स्ट्रॉन्ग थोड़ी ना आपका ये 42 के 42 लेके आ जाओगे। तो साथ में या तो इनऑर्गेनिक का सपोर्ट रख लेना, या तो आप ऑर्गेनिक का रख लेना। तो मार्केट में जाते हैं आप, तो मार्केट में जाने के बाद क्या करते हैं आप, या तो आप वजन, जैसे भाई हमें मान के चलिए ना कुछ लेना है, मान लीजिए फूल गोभी लेना है हमें, तो फूल गोभी लेना है तो एक तो तरीका ये हुआ कि वेट के हिसाब से ले ले कि भाई हमें ना 1 kg दे दो या 2 kg दे दो या 5 kg, मतलब मास के हिसाब से हम बात करते हैं, है नहीं। और दूसरा ये है कि हम नंबर के हिसाब से बात करते हैं, पीस के हिसाब से बात करते हैं कि भाई हमें ना 1 पीस दे दो, 2 पीस दे दो, ऐसे करके बात करते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहां पर जो है हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे अकॉर्डिंग टू मास, मास के हिसाब से, और यहां निकालेंगे अकॉर्डिंग टू नंबर। अच्छा मेरे एग्जाम्पल पे मत जाना, क्योंकि मैं अपने सारे एग्जाम्पल जो है बिल्कुल चित परिचित डेली लाइफ में यूज होने वाले बताता हूं। और हाँ 12 दर्जन केले, तो जैसे कि किचन में ही सारा एग्जाम्पल मैं निकालता हूं। तो इस बात का माइंड मत करना कि सर का पढ़ाने का लेवल डाउन है, मेरा पढ़ाने का लेवल डाउन नहीं है, बल्कि मैं ग्राउंड लेवल से उठकर आपको स्टैंडर्ड चीजें इजी वे में समझाता हूँ। क्योंकि अगर मैं हाईफाई तरीके से दूंगा तो ये चीजें आपको समझ में ही नहीं आएगी। तो मैं ऐसे एग्जाम्पल देता हूं जहां रोज दिखाई देता है, जो आदमी रोज करता है उससे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है। अभी देखना मजा आने वाला है, अभी मैं बताऊंगा आपको, एकदम कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा मैं किचन के सामान से। तो अकॉर्डिंग टू मास एंड अकॉर्डिंग टू नंबर, तो जब हमें मास के हिसाब से आते हैं तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता है, तो एक तो आपका ये रहेगा गिवन मास। गिवन मास जैसे सैंपल के तौर पे मान लो हमने अपने हिसाब से लिया यहां पर, जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई हम ना 8 ग्राम वाटर ले रहे हैं, 10 ग्राम वाटर ले रहे हैं, 100 ग्राम वाटर ले रहे हैं, कुछ भी सैंपल आप ले लीजिए। तो सैंपल अपने हिसाब से हम लोग लेते हैं। उसके बाद जो है नीचे हम लिखेंगे इसका क्या, मॉलिक्यूलर मास। ये अपना तरीका हो गया, n इज इक्वल टू एम अपॉन कैपिटल एम। यहां से आप निकाल लो, मैं एक एग्जांपल आपको यहां पर करवा देता हूं। लेट बी सपोज कि हम लोग ना एक काम करते हैं, हम लोग ले लेते हैं मान लो 90 ग्राम वाटर ले लेते हैं, 90 ग्राम जिसका फॉर्मूला H2O होता है। और मैंने बोला भाई ये कितना मोल है, मैंने क्या बोला 90 ग्राम वाटर है, कितने मोल के बराबर है, ठीक है। अभी मैं रफ्तार में पढ़ा रहा हूं, मैं आपके बहुत सारे अलग अलग तरह के चैट का रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, मेरा फ्लो बिल्कुल बना हुआ है। डिटेल आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, बाद में मेरा नंबर हर जगह आपको मिल जाएगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई बात हो जरूर पूछिएगा मुझसे। 90 ग्राम वाटर H2O लेते हैं, वो कितने मोल के बराबर होगा, तो सिंपल सी बात है, यहां पर आप नंबर ऑफ मोल निकालोगे, ऊपर लिखोगे 90 ग्राम और नीचे क्या लिखोगे, H2O का मास निकाल लो। तो H2O का मास निकालोगे तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो देखो 2 हाइड्रोजन का मतलब कितना, 2 ग्राम, और 1 ऑक्सीजन 16 ग्राम होता है, तो ये हो गया 18 ग्राम। और नीचे डाल दोगे 18 ग्राम, तो 18 पचे 90, यानी ये 5 मोल के बराबर है। यानी कि आपको कोई भी मास दिया जाए, बस आपको इतना मालूम होना चाहिए कि उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। अगर आपने उससे डिवाइड कर दिया, हमारा काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट इसके बाद बताने वाला हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और उसको हल्के मत लेना, क्योंकि एग्जाम में बैठोगे तो मुझे धन्यवाद करोगे जो मैं सिखा रहा हूं। देखिए आगे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। यहां पर अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर, तो यहां निकलता है इस तरीके से, ये हो गया गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, जितना भी आपको दिया जाएगा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, और नीचे लेते हैं हम लोग एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर लेते हैं, यानी कि यहां पर होता है n इज इक्वल टू, यहां n लेता हूं और एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये क्या माजरा है, ये कहां से आया है, थोड़ा सुन लीजिए।
एवोगाड्रो का मतलब क्या होता है? एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट का नाम है, और पहले के साइंटिस्ट लोग ना बड़े चालाक होते थे। वो क्या करते थे कि अपने नाम के ऊपर ही चीजों को रख लेते थे, है नहीं? जैसे मान के चलिए किसी का नाम मोहन है तो वो डाल देता मोहन नंबर, है नहीं? उसको लगता था कि भाई हमें ना हमारा दुनिया में नाम कैसे रहेगा, अलग से तो जीके की तरह नाम याद हो जाएगा। तो एवोगाड्रो ने लिखा था एवोगाड्रो नंबर। न्यूटन ने किया था न्यूटन फर्स्ट ला, न्यूटन सेकंड ला, न्यूटन थर्ड ला। तो ये लोग बड़े तेज दिमाग के होते थे, चलो इतना काम तो कर ही दो। तो एवोगाड्रो ने कहा कि दुनिया में कोई भी सब्सटेंस हो, दुनिया में कोई भी सब्सटेंस हो, अगर आप उसका एक मोल लेंगे तो उसके अंदर आपको एक एटम मिलेगा। जैसे अगर मैं लेता हूं एक मोल कार्बन, एक मोल कार्बन लेता हूं तो इसके अंदर कितने एटम होंगे? तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। और अगर मास के हिसाब से बात करो तो ये 12 ग्राम होगा। 1 ग्राम कुर्सी, 1 ग्राम ईंट, 1 ग्राम चप्पल, 1 ग्राम कुछ भी, 1 ग्राम नहीं, 1 मोल, सॉरी 1 ग्राम नहीं, 1 मोल कुछ भी ले लो, 1 मोल कुछ भी ले लो, उसके अंदर अगर संख्या पूछेगा, पार्टिकल पूछेगा, तो वही होगा 6.022 इंटू 10⁻23। इसको रट लेना, दिमाग में सेट कर लेना, क्योंकि ये ऐसा चीज है अगर भूल गए तो आगे आपको क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो यहां हिसाब से चलिए एग्जाम्पल आपको करके दिखाते हैं। मान लो यहां पर मैंने वाटर का मास दे दिया था, अब मैं वाटर का मास नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई वाटर में ना, ऐसा बोल दूंगा मैं कि 12 इंटू 044 इंटू 10⁻, लेट मी सपोज हम लेते हैं 26 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O है। तो बताइए ये कितने मोल के बराबर होगा? दिस इज द क्वेश्चन, ये हमारा सवाल है। हमने एक तरफ आपको मास दिया तो आपने निकालना सीखा, अब हमने एक तरफ आपको एक नंबर दिया है कि इतने मॉलिक्यूल्स कितने के बराबर होगा। तो हम अच्छे से जानते हैं कि एक मोल होने के लिए 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, पार्टिकल्स हो, सब चलेगा, उतना ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर हम सिंपल निकाल देंगे n इज इक्वल टू, ऊपर गिवन जो लिख दो 12 इंटू 044 इंटू 10⁻26, और नीचे एवोगाड्रो नंबर लिख दो 6.022 इंटू 10⁻23। इसका थोड़ा कटिंग छटिंग कर लो जी, कटिंग छटिंग करेंगे तो कैसा बन जाएगा इसको देख लेते हैं। तो कटिंग छटिंग करेंगे तो ये पूरा का पूरा 2 टाइम कट गया, ये 23 पूरा कट गया, पावर 3 बचा केवल, तो बच गया 2 इंटू 10⁻³ मोल, और ये आपका हो गया आंसर। कई बार इसको मिला देगा, 4 चीजें मिला देगा, तो 4 चीजें मिलाएगा तो अपने हिसाब से सेट कर लेना। नया फॉर्मूला हमारा ऐसा बन जाएगा अगर चारों को मिलाएगा तो, यानी ये बन जाएगा n इज इक्वल टू m/m इज इक्वल टू n/na, और इसमें अपना सेट कर लेना। अगर चाहे तो खाली इतना का भी इस्तेमाल कर लोगे तो डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेंगे m/m इज इक्वल टू n/na, यानी 4 चीजें हैं, इन 4 में 3 चीजें आपको दे देगा, कहेगा चौथी चीज बताओ, बताओ तो जाने। यानी कैसे पूछेगा सवाल? तो सवाल कहेगा देखिए ये वाला जो है और एक ये वाला है, ठीक, ये तो कांस्टेंट है, ये तो इसकी वैल्यू आप जानते ही हैं, यानी कि गिवन ही रहता है, दे या ना दे, और एक बच गया ये 3 चीजें हो गई, 4 तो गिनती नहीं होगी, 3 होगा। इन तीनों में जो है ना, इन तीनों में है, इन तीनों में क्या करेंगे हम लोग? इन तीनों में जो है कोई भी 2 दे देगा, तीसरा निकालने के लिए पूछेगा, आप जवाब दे दोगे। क्या यहां तक क्लियर है? बताएंगे जरा, आगे बढ़े। मेरी घड़ी ही छुप जाती है 11:30। बड़ा वाला एम आपका मॉलिक्यूलर मास है, और छोटा वाला एम गिवन मास है। उसी तरीके से ये वाला गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग से हम पूछते रहेंगे, आप बताते रहेंगे। अब आपको हम नया चीज बता रहे हैं, एक नई चीज बता रहे हैं, समझिएगा, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीजें बता रहे हैं। आई होप कि वो चीजें आप समझ गए, क्योंकि ये चीज आप समझ गए तो इसके ऑलमोस्ट 90% न्यूमेरिकल आप सोल्व कर देंगे। जो मैं बताने वाला हूं, अगर आप ये सीख गए 90% भयंकर से भयंकर न्यूमेरिकल को आप सोल्व कर देंगे।
जिसको सोल्व करने में बाकी बच्चे परेशान होते रहते हैं, आप यूं उसको मजेदार तरीके से सोल्व करेंगे। देखिए यहां पे, यहां फोकस करो, यहां पे लास्ट मोमेंट है, समय हमारे पास ज्यादा है नहीं। जैसे मान के चलो कि मैंने केमिकल इक्वेशन आपको दिया, लेट मी सपोज मैं वही दूंगा N2H2 और NH3। मेरी बात ध्यान समझना है, यहां पे इसको आपने बैलेंस कर दिया, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, फोकस यहां पर रखो। अब यहां पर पता है ये जो आगे वर्ड दिख रहा है ना, जो मैंने यहां पर 2 लगाया है, जो मैंने यहाँ 3 लगाया है, इसको बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और यहां पर जो है हम इस डाटा से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। कैसे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं यहाँ पे? तो जैसे यहां पर देखिए, अगर आपको यहाँ मोल के बारे में पूछे, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, ध्यान सुनो, यहाँ पे मोल के बारे में पूछे तो ये 1 मोल है, ये 3 मोल है और ये 2 मोल है। ये एक स्टैंडर्ड डाटा है। ये कैसा डाटा है? ये स्टैंडर्ड डाटा है, मतलब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कोई कर सकता है, फिक्स है, स्टैंडर्ड है ये, है ना। उसी तरीके से अगर आपको मास के अकॉर्डिंग अगर कोई बात करे तो यहां देखिए N2 है, एक N होता है 14, 2N हम ले लेंगे 28 ग्राम। यहां पर देखिए एक H 1 ग्राम होता है, तो यहां 6 हो गया ना, तो ये हो गया 6 ग्राम। एक NH3 की बात करते हैं तो 17 ग्राम होता है, 2 से करेंगे 34 ग्राम। ये सब स्टैंडर्ड डाटा है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता है, कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। अभी मैं एग्जांपल भी आपको दूंगा। वॉल्यूम के हिसाब से अगर बात करेंगे तो ये हो गया 1 वॉल्यूम, ये हो गया 3 वॉल्यूम और ये हो गया 2 वॉल्यूम। अब ऐसा है कि अगर आप नॉर्मल वॉल्यूम लेते हैं यहां पर 1 मोल का, तो 22.4 कहीं 22.7, वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस के ऊपर, उतना हम लोग ml ले लेंगे, वो खैर इशू नहीं है। और दूसरा अगर नंबर के हिसाब से हम बात करेंगे, पार्टिकल के हिसाब से, तो ये 1 एवोगाड्रो के बराबर हो गया, ये 3 एवोगाड्रो हो गया और ये जो है 2 एवोगाड्रो हो गया। ठीक है, तो भाई एवोगाड्रो का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि अब यहां पर आपको समझिए कि आप 1 मोल तो 1 एवोगाड्रो के बराबर, 3 मोल 3 एवोगाड्रो के बराबर, 2 मोल 2 एवोगाड्रो का नंबर बराबर। ये स्टैंडर्ड है, इसके साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब जो सवाल पूछा जाएगा वो कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा जिसमें कुछ डाटा दिया जाएगा, इनमें से किसी का भी दे सकता है, जैसे कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, इनमें से किसी का भी एक का दे देगा और बाकी सबका पूछेगा। जैसे कि मान के चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, बोलेगा कि अगर हम लोग 6 मोल हाइड्रोजन लेते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना, ठीक है, ग्लूकोज का निकाल लो, 6 मोल हाइड्रोजन लेते हैं, तो अगर हम 6 मोल हाइड्रोजन 6 मोल हाइड्रोजन लेते हैं तो कितना मोल अमोनिया बनेगा और कितना मोल नाइट्रोजन बनेगा? ऐसे सवाल पूछ दे, या सवाल कई तरह के पूछ सकता है। यह सवाल इसमें पूछ दे कि लेट बी सपोज कि अगर हम 56 ग्राम 56 ग्राम नाइट्रोजन लेते हैं तो कितना हाइड्रोजन का रिक्वायरमेंट होगा और कितना प्रोडक्ट में अमोनिया बनेगा। ऐसे कुछ भी, मतलब इन तीनों में से ना ये 4 चीजें याद रखनी, मोल मास वॉल्यूम नंबर, मोल मास वॉल्यूम नंबर, इन्हीं 4 में से पूछेगा, इन्हीं 4 में से पूछेगा, जहां भी पूछना होगा। जिसमें 2 सबसे ज्यादा फेमस है, एक मोल और एक मास, ये सबसे ज्यादा फेमस है, इन पे सबसे ज्यादा सवाल आता है, इन पे सबसे ज्यादा सवाल यानी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए यहां पर आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये स्टैंडर्ड डाटा है। एक सवाल हम आपको करके दिखाते हैं, लेट मी सपोज हमने एक सवाल यहां पर अपने मन से लिखते हैं और सवाल भी आपको एक वर्ड में देगा, स्टेटमेंट में आपको सवाल देगा और उसके बाद आपको खुद ही इक्वेशन बनाना होगा और खुद ही उसको सोल्व करना होगा। देखिए लिखेगा ऐसा करके कि इफ वी टेक 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, if we take 56 gram of nitrogen, then to form ammonia, then what
will be number of moles of hydrogen required and number of moles of product formed. अब देखिए डायरेक्ट में इस सवाल पर अगर आपको लेके आ जाता तो आप बहुत घबरा जाते हैं। कहीं भी कुछ दिख रहा है क्या बताइए? एक रिएक्शन नहीं इसमें दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। इससे भी स्टैंडर्ड वो अपना लैंग्वेज यूज कर सकता है। मैंने नॉर्मल लिखा है कि अगर हम 56 ग्राम नाइट्रोजन लेते हैं अमोनिया बनाने के लिए तो हमें कितना मोल हाइड्रोजन लेना होगा और हमारा प्रोडक्ट कितना मोल बनेगा। ये मेरा छोटा सा सवाल मैंने पूछा है। मैंने दिया तो मास है लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स में। अब इसका ट्रिक बताऊंगा लास्ट में और मजा आएगा ट्रिक आपको देख के, ठीक है? तो उसके बाद जो है इसको हम सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करते हैं यहां पे। तो पहले तो हम बनाएंगे N2H2 और NH3। डाटा यहां पर हम पुट कर देते हैं 2 3। अब यहां पर हमें समझना होगा कि भाई एक बात बताइए आप कि इसका स्टैंडर्ड कितना है। स्टैंडर्ड समझते हैं? एक डाटा जितना होना चाहिए, बाकी तो इसी के हिसाब से सेट करेंगे। जैसे कि अब हम मार्केट जाते हैं, मेरी बात ध्यान सुनो। तो भाई हम मार्केट जाते हैं तो हम एक कैलकुलेशन लिखते हैं कि इतना चावल लाना है, इतना आटा लाना है, इतना चीनी लाना है, ऐसा लिखते हैं ना। मैंने कहा था ना मैं किचन से एग्जांपल दूंगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको स्टैंडर्ड वैल्यू पता होगा कि चावल 60 रुपए किलो है या 70 रुपए किलो है, तभी तो आप 10 किलो चावल, 15 किलो चावल, 20 किलो, 30 किलो उसका रेट निकाल पाओगे। एक स्टैंडर्ड वैल्यू पता होगी तभी तो निकाल पाओगे। या चीनी 40 रुपए किलो है तो हम कितना चीनी लेना चाहते हैं, उसका स्टैंडर्ड कैसे निकलेगा? एक मालूम रहेगा तब तो यहां पर देखिए इसमें दो चीजों का जिक्र है, एक मास का एक मोल का, है ना? दोनों का जिक्र है यहाँ पे। तो मैंने सबसे पहले जो है लिखा कि ये 1 मोल, ये 3 मोल और ये 2 मोल, है नहीं? ये हमने लिख दिया यहाँ पर। ये 1 मोल है, 3 मोल है, 2 मोल है। तो अब आप चाहो तो या तो मोल में ही डील कर लो या तो आप चाहो तो मास में डील कर लो। इट्स योर चॉइस, अब आपको डिसाइड करना है। तो आइए हम एक काम करते हैं, ये जो 56 ग्राम नाइट्रोजन दिया है इसको हम पहले मोल में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि सारा मोल 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 में रहे और हमारे लिए आसान हो जाए काम। क्योंकि अगर हम मास में जाएंगे तो पहले हमें हाइड्रोजन और अमोनिया का मास निकालना होगा, फिर उसके बाद उसको मोल में कन्वर्ट करना होगा। कई लोगों को तो ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा सर बोल क्या रहे हैं, पर कोई नहीं, वेट करो वो भी समझ में आएगा। तो यहां पर दो जगह काम करना पड़ जाएगा, हाइड्रोजन और अमोनिया का, है ना? उससे अच्छा है कि शुरू में ही काम कर लो। तो एक काम करते हैं, ये डाटा है। डाटा क्या कहता है कि देखो जी अगर 1 मोल नाइट्रोजन होगा तो हाइड्रोजन 3 मोल होगा और अमोनिया 2 मोल होगा। ये बिल्कुल फिक्स डाटा है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम लोग, ये बिल्कुल फिट है। अब हमारे पास जो गिवन चीजें हैं, तो हमें दिया गया है गिवन मास ऑफ नाइट्रोजन कितना दे रखा है? 56 ग्राम, है ना? तो 56 ग्राम दे रखा है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकाल लो N2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना निकल जाएगा? गिवन 56 ग्राम और ये है कितना? नाइट्रोजन होता है 14 ग्राम, इतना ही होता है ना 14 ग्राम। तो निकाल दो, 4 बार में कट गया, यानी कितना आ गया? 4 मोल आ गया। सो अब आप डिसाइड करो, कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई यहां पर जो है ये 1 मोल है तो ये कितना बन रहा है? 3 मोल। और ये कितना बन रहा है? 2 मोल। इस डाटा को देखो, इसके 1 होने से ये 3 है और ये 2 है। तो जब ये 1 है तो ये 3 है, अगर ये 2 होगा तो ये 6 होगा, ये 3 होगा, समझ रहे हो आप? तो ये 9 होगा और ये 4 होगा तो ये 12 होगा। ये तो हमने ओरली बता दिया, बट कई बार लंबा लंबा कैलकुलेशंस होता है तो लंबे लंबे कैलकुलेशंस के लिए ये ओरल वाला काम नहीं चलता है, तो हमें ये पूरा लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे हम लोग? तो यहां पर हम लोग ऐसे करके लिखेंगे 1 मोल N2 रिक्वायर्ड कितना? 3 मोल ऑफ H2। देयरफॉर हमें जो दिया गया है वो दिया गया है 56 ग्राम
4 मोल N2 रिक्वायर्ड, कितना 3 × 4 = 12 मोल ऑफ H2, यानी हमें चाहिए 12 मोल हाइड्रोजन। सिमिलरली कई लोग तो लाइव ही क्यूट कर गए, लेकिन पता नहीं सर क्या बता रहे हैं यहाँ पे, अजीबो गरीब सा एकदम से, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पेशेंस रखना पड़ता है सीखने के लिए। इतनी आसानी से हर चीज समझ में आने लग जाए तो फिर इतना एफर्ट करने की जरूरत क्या पड़ेगी, बात समझिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 1 मोल नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन काम कर दिया, वैसे 1 मोल नाइट्रोजन है तो यहाँ पर अमोनिया 2 मोल बन रहा है, तो लिखेंगे 1 मोल N2 फॉर्म कितना बना रहा है, बोलिए 2 मोल NH3। देयरफॉर अगर हमारे पास 4 मोल N2 है तो ये कितना फॉर्म्ड करेगा, तो ये अपना फॉर्म्ड करेगा 2 × 4 यानी कि 8 मोल NH3। अब जिन लोगों को समझ में आया बहुत बढ़िया, जिनको नहीं समझ में आया उनको भी बहुत बढ़िया, क्योंकि इसके बाद जो हम बताने वाले हैं उसके बाद ये सब आपको समझ में आएगा। हो सकता है कि आपको इन वर्ड्स में प्रॉब्लम हो रहा हो, इन टर्म में कोई इशू आ रहा हो, लेकिन अब जो एग्जाम्पल देने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं वो बहुत आसान बताने वाला हूं, समझिएगा इसको। देखिए सारा आप पहला चैप्टर छोड़ दो, ये अपना वो ये एलिमेंट, अपना कंपाउंड, अपना ये मॉलिक्यूल्स, एटम, केमिकल रिएक्शन सब हटा दो, सब हटा दो। अब मैं जो आपको बोलने वाला हूं, चलिए हम लोग ना ऐसे सोचते हैं कि कोई पार्टी होने वाली है, क्या बोलते हैं, पार्टी हो रही है, पार्टी, ये हम हैं, ये मेरा स्टूडेंट है और हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं। तो मान लो कोई पार्टी करने वाले हैं, भोज करने वाले हैं, और हमें ना वहां पर जो है अच्छे अच्छे डिश बनाने हैं। डिश में खाली हम दाल चावल बनाएंगे बस, और क्या और क्या चाहिए। तो यहाँ एक एस्टिमेट बनाते हैं कि कितना एस्टिमेट में कितने लोग आएंगे, कितने लोग खाएंगे, इस तरह के एस्टिमेट बनाते हैं हम लोग। और उसके करते हैं, बोले सर ऐसा भोज में कौन आएगा, दाल चावल खाली, कढ़ी चावल कर लीजिए, दाल चावल अटपटा लग रहा है, नहीं हम दाल चावल ही लेंगे। तो लेट मी सपोज कि 1 kg राइस है, 1 किलो चावल है। एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं आपके साथ में, मजा आएगा आपको, ये मेरा पढ़ाने का तरीका है। 1 kg राइस लेते हैं, 1 किलो चावल लेते हैं, पढ़ाई लिखाई से भी हट जाओ, बस यहां पर आ जाओ। और मुझे लगता है कि 1 किलो चावल के लिए आधा किलो दाल एनफ है ना, दाल थोड़ी लोग पिएंगे, और पानी भी तो उसमें मिलता है। तो ½ kg पल्स यानी ½ kg दाल, इसमें लगता है कितने लोग खाना खा लेंगे, 1 किलो चावल में कितने लोग खाना खा लेंगे। 1 किलो चावल है, मुझे याद है कि नॉर्मल लोग खाते हैं तो कितना खाते होंगे, 4 दूनी 8 लोग वैसे खा सकते हैं, लेकिन आप लोग क्या लगता है, अगर अच्छा खासा कोई एक्स्ट्रा भी तो लेके खा सकता है। 1 kg चावल, बोले इतना कैलकुलेशन सर हमें थोड़ी ना है, मम्मी घर में खाना बनाती है, आप हमसे पूछ रहे हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि 6 पर्सन खाना खाते हैं, है ना, 6 लिख देते हैं यहाँ पे, 6 लोग खाना खाते हैं। तो हमारा कैलकुलेशन बन गया कि 1 किलो चावल होगा, आधा किलो दाल होगा, और 6 लोग खा लेंगे। क्या क्या सर क्या मजाक करें, पढ़ाइए ना, आप बकवास बहुत करते हैं। बकवास नहीं है ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सीख लोगे तो कहोगे कि बकवास नहीं था। तो अब यहाँ पर हम आएंगे, तो अब यहाँ हिसाब से क्या करेंगे, हम लोग एक एस्टिमेट बनाएंगे। हमारा एक एस्टिमेट बनेगा, कैसे एस्टिमेट बनेगा, तो मान के चलिए कि हमने ना एक एस्टिमेट बनाया कि क्या होगा यदि इफ की बात करते हैं, यदि हमारे पास अगर चावल मान के चलिए 2 kg है, 2 kg राइस लेते हैं, तो अगर हम 2 kg चावल लेंगे तो आपको कितना दाल चाहिए बताइए जरा। अगर हम 2 kg चावल लेंगे तो कितना दाल की जरूरत पड़ेगी, अगर हम चावल डबल कर देंगे तो कितना, 1 kg। बहुत बढ़िया, आप लोग को बढ़िया कुक बना देंगे, चिंता मत कीजिए, एग्जैक्ट कैलकुलेशन 1 kg पल्स। और यहाँ कितने लोग खाना खा लेंगे, ये भी आई थिंक डबल हो जाएगा, ये डबल कर रहे हैं ना, 1 का 6 है तो 2 का यहाँ 12 लोग खा लेगा खाना, सीधी सी बात है। यानी हमने केवल आपको चावल दिया, यहां पर आ गया
अब मैं आपको सवाल देता हूं यहाँ पे, मैं पूछता हूं सवाल, मतलब खतरनाक नहीं, मैं पूछता हूं यहाँ पे कि इफ, अगर मान के चलिए 10 पर्सन है, 10 लोग हैं, तो 10 लोगों के लिए कितना राइस की जरूरत पड़ेगी और कितना पल्स का जरूरत पड़ेगा, कैलकुलेट करके जरा बताएंगे। 10 लोग अगर हैं तो 10 लोगों के लिए कितना राइस और कितना पल्स, 10 लोगों के लिए। ये आप सीख गए, बड़ा से बड़ा न्यूमेरिकल सोल्व कर दोगे। नेहा का कहना है 5 केजी चावल। चलिए बाकी लोगों का भी जवाब कर देखते हैं क्या बताते हैं। 1 घंटा समय हो गया है हमारा, बट कोई नहीं, समय है, हम इसको कंप्लीट करेंगे अभी। आंसर दे दो, हंसने का टाइम नहीं है यहाँ पे। पल्स क्या होता है? पल्स जो भी होता है, दाल मान लो आप, वो दाल ले रहे हैं, दाल भात की है पार्टी। बताओ जरा कि 10 आदमी होगा तो कितना चावल कितना दाल। ये स्टैंडर्ड डाटा है, ये मैंने गिवन दिया है। इन तीनों मैंने केवल एक पूछा है, केवल ट्विंकल स्टार कहना है 5 केजी चावल, 4 केजी दाल और 18%। 18 का मैं नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं 10 आदमी है, 10 लोग होंगे तो कितना, मैं ये पूछ रहा हूं। ये देखिए कैलकुलेशन है, छोटा नॉर्मल सा है। आपको इसका जवाब देना है, इसी में से जवाब देना है आपको। अगर इसका सही जवाब दे दिया तो सारे न्यूमेरिकल बनाओगे, ध्यान रखना। सर क्या करवा रहे हैं आप, केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते किचन में आ गए आप। पांच केजी 4 केजी, चलिए हम आपके साथ सोल्व करते हैं, आपको हम बताते हैं यहाँ पर कैसे करना है। सिंपल सी बात है, हम केवल एक रॉ डाटा देखेंगे। जैसे हमें यहां से दिखना है कि भाई 6 लोग हैं, एक एक करके निकालते हैं, एक एक करके निकालते हैं, रिलैक्स होके एक करके निकालते हैं। हाँ एक एक करके निकालते हैं। सोचिए आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हो, हलवाई कैसे बता देता है? हलवाई के पास जाते हैं ना तो कैलकुलेशन सेट करता है, लिखवाएगा, बोले कितने आदमी हैं, तो आप बोलेंगे कि कुछ नहीं 100 लोगों का पार्टी है, तो कहेगा 100, एक काम करो 150 लेके चलो, 50 लोग एक्स्ट्रा लेके चलो। बोले 50 क्यों एक्स्ट्रा लेके चले? बोले ले लो भाई 50 एक्स्ट्रा लेके चलो। बोलेगा इतना चावल लिख दो, इतना ये लिख दो, इतना ये लिख दो। बताता है कि नहीं बताता? सोचिए कैसा कैलकुलेशन उसका होता होगा है? तो यहाँ पर जो है मान के चलिए, हम सबसे पहले हम एक बार चावल पे काम करेंगे, एक बार दाल पे काम करेंगे, और हमें आइडिया लग जाएगा, पता चल जाएगा हमें। यहाँ पर अमन का कहना है 3.2 राइस 9.9 ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे, क्योंकि जब रिलैक्स होके बता रहा हूं, 6 पर्सन की बात करते हैं तो 6 पर्सन में 1 केजी राइस लगता है। हमेशा एक का पहले निकालो। याद है 4th क्लास में एक ही नियम, यूनिटी का रूल पढ़ते थे। या मार्केट में जाते हैं और आप जो है मान के चलिए, आप पूछे कि चावल कैसे रेट है चावल का, तो सब आपको 1 केजी बताता है। लेकिन अगर उसने कहा कि 800 रुपये का 10 किलो चावल है, 800 रुपये का 10 किलो चावल है, और आपको अगर 15 किलो चावल लेना है, तो आप पहले 1 किलो का तो निकालोगे ना। इसलिए दुकानदार लोग ऐसे कभी नहीं बोलता, हमेशा दुकानदार लोग 1 किलो का बताता है। अब इतनी दुनिया कैलकुलेशन करने थोड़ी बैठेगी, तो इसलिए 1 का बताता है, आप मल्टीप्लाई करके निकालते रहो। तो यहां पर भी सेम फंडा है, पहले आप 1 का तो निकालो। ध्यान देना, ये पढ़ाई में मजा, ये ट्रिक आपको यहीं पर मिलेगा। हाँ ये हमारा सब अपना क्रिएटिविटी है। तो 1 पर्सन यहां पर है, तो ये हो जाएगा 1/6 केजी राइस। अब 1 का निकल गया ना, तो आपको जितना का बोलेगा उतना का निकाल दो, चलेगा। जितना का बोले उतना का निकाल दो। जैसे कि अब यहां हमारा दे रहा है 10 लोगों का, तो 10 लोगों का दे रहा है यहां पे, तो कितना हो जाएगा 10 × 1/6 केजी राइस। तो ये 3 टाइम और ये 5 टाइम, 5/3, तो 5/3 केजी राइस। तो 5/3 का मतलब कितना हो गया 1.6, लगभग 1.6 केजी राइस।
1.6 kg राइस। ये आएगा डिवाइड करके 1/6 से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। ठीक, अब सेम फंडा आप निकालो जरा इसका, निकाल लो। क्योंकि जी 6 पर्सन है तो इसके लिए कितना दाल, ½ kg दाल की जरूरत है। तो एक आदमी के लिए कितना दाल लगेगा, तो यहां पर ये 6 नीचे आ जाएगा, 2 × 6 हो जाएगा। और इसीलिए अगर हमें 10 का निकालना हो तो हम 10 का भी निकाल सकते हैं। तो अगर 10 पर्सन का निकालेंगे तो ऊपर 10 कर दो, नीचे 2 × 6 kg पल्स। तो कितना हो गया ये, 2 5 जा 5/6। तो 5/6 हो जाएगा। तो आप डिवाइड करना पड़ेगा 0.8, लगभग 0.8 kg पल्स। तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से हमने कैलकुलेशन दिया, आपको दिया ना कैलकुलेशन। तो ये तो मैंने आपको दिया था सिस्टम कि 10 पर्सन है तो कितना कितना जाएगा, इस हिसाब से दिया था। ठीक है अब देखो यहां पर क्या है कि अगर मैं आपको सेम, मैंने एक बार पर्सन का पूछा, अगर मैं आपको चावल पे पूछ देता या हमको दाल पे पूछ देता कि अगर हम 5 किलो दाल लेंगे, है नहीं, मैंने पूछ दिया कि 5 किलो दाल लेंगे तो कितना मतलब चावल और कितना लोग होंगे, तो ऐसा ही कैलकुलेशन करोगे ना आप, बोलो ऐसा ही कैलकुलेशन जाएगा। तो अगर हम कोई भी सवाल लेके आते हैं, कोई भी सवाल लेके आते हैं, लेट मी सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पर H2 + O2 और यहां H2O, इसको बैलेंस कर देते हैं जरा। तो ये दो यहां पर 2 लगाते हैं और यहां पर 2 लगाते हैं, ये अपना बैलेंस हो गया। एक और क्वेश्चन देते हैं उसके ऊपर। अच्छा चलिए चलिए हम इस पे जवाब देते हैं आपको। अब उस पे कैलकुलेशन के हिसाब से इस पे देते हैं। तो अब मैंने सवाल आपको बोला, यहां पर क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, लिख रहा हूं यहां पर। तो क्वेश्चन यहां पर ये है कि इफ, मान के चलो कि हम यहां पर लेते हैं 10 मोल ऑक्सीजन O2, 10 मोल O2 ले रहे हैं, तो कितना मोल हाइड्रोजन और कितना मोल H2O, इसका जवाब दे दीजिए आप। बिल्कुल सेम टू सेम चावल दाल के ऊपर हमारा ये केमिस्ट्री का सवाल सोल्व हो जाएगा। वन बाई सिक्स समझ नहीं आया, ये सवाल लिखिए जरा। देखिए एक एक नियम होता है, यूनिटी का रूल होता है। जैसे आप मार्केट गए, 10 पेन का पैकेट है और वो 20 रुपए का है, तो एक पेन का आप कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो ऊपर 20 रुपये और नीचे कितना पेन है उससे डिवाइड करेंगे आप, तभी तो आपका एक का निकलेगा। इसलिए वो डिवाइड करना होता है। 4th क्लास का मैथ है, आप नॉर्मल भी सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको यूनिटी का रूल मिल जाएगा कि अगर इतने का दिया एक का कैसे निकालेंगे। आपको आता होगा लेकिन इस समय हो सकता है आपके माइंड में ना आ रहा हो, या आप डिस्टर्ब हो रहे हो, या आप दिमाग से हट गया हो। आप इसको एक बार करेंगे तो आपको आ जाएगा। आप यहां तक आए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना आए ये। देखिए यहां पर आपको मैंने सवाल दिया है, जवाब बताएंगे। 10 मोल ऑक्सीजन लिया हमने तो कितना मोल हाइड्रोजन, कितना मोल वाटर, इसका जवाब देंगे आप। ये सारे सवाल को ना एकदम इजी वे में लो, कोई हाई फाई समझने की जरूरत नहीं है। अगला क्लास और बढ़िया कराएंगे, उसमें लिमिटिंग रिएजेंट और बाकी सारी चीजों के बारे में जानेंगे, चैप्टर ओवर कर देंगे। मतलब इस चैप्टर में जितने सवाल आएंगे सबका जवाब आप दे दोगे। क्या सोल्व हो रहा है ये? हमारा समय खराब तो नहीं हो रहा है? कितने लोगों का सोल्व हो रहा है या हो गया? कुछ रिप्लाई दे दो भाई। ट्वेंटी मोल H2O जवाब आपका है। ये स्नेहा ने जवाब दिया है 20 मोल H2O। बाकी लोग भी आई होप कर रहे होंगे। चलिए मैं आपको इसका देता हूं, मैंने आपको इसलिए कहा था खुद से कीजिए। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताते हैं इसको सोल्व होगा कैसे।
देखिए जरा, हमें क्या दिया है, हमें ये दिया है, ऑक्सीजन का दिया है ना, हमें जो है ये दिया है, ये दिया है, इससे ये निकालना है और इससे ये निकालना है, यही तो सवाल है। इन तीनों में से कोई आपको एक दे देगा, इन तीनों में से कोई आपको एक दे देगा, बाकी सब का लिंक उसी से होगा, आप निकाल सकते हो। जैसे चावल दाल में आप बता रहे थे ना, वैसे ही यहां पर भी होगा, सेम सेम टू सेम, कोई ज्यादा नहीं है। इसको ये समझना ही नहीं है कि बड़ा हाई फाई सवाल है, काहे का हाई फाई सवाल होगा ये। देखिए आप पहले तो स्टैंडर्ड डाटा लिखिए, 2H2 प्लस O2 और ये 2H2O है ना, तो ये आपका हो गया 2 मोल, ये आपका हो गया 1 मोल और ये आपका हो गया 2 मोल। ये हमारा एक स्टैंडर्ड डाटा जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, हेलो, जिसका हम यहां पर यूज करने वाले हैं। तो इसका इस्तेमाल, इसका यूज कैसे करेंगे, तो क्योंकि हमें ऑक्सीजन दिया है तो फिर हमारा टारगेट ऑक्सीजन के, हमारा काम इसी के ऊपर चलेगा, हमारा फोकस इसी पे होना चाहिए। और ऑक्सीजन क्या हाल चाल है, बोला हाँ भैया ठीक है, ऐसे क्यों पूछ रहे हैं हमसे, अरे तुमसे ही तो सारा सवाल बनेगा, तुमसे ही हाइड्रोजन निकलेगा, तुमसे ही वाटर निकलेगा, तो तुमसे बात नहीं करें तो किससे बात करें। बोला अच्छा मेरा नाम आया है इस बार, बोले हाँ तुम्हारा नाम आया है। तो यहां पर जो है हम अपना मेंशन करेंगे, यहाँ पे यहां हम लिखेंगे सबसे पहले जो है हम निकालते हैं हाइड्रोजन का, तो लिखा है कि एक, इसको देख के बोलना, इसको देख के बोलो, इसके बोल को, 1 मोल ऑफ O2 रिक्वायर्ड कितना, 2 मोल ऑफ H2 है ना, 1 मोल ऑफ O2 रिक्वायर्ड 2 मोल ऑफ H2। तो अब यहां पर कितना मोल ऑफ O2 दिया है, 10 मोल, तो 10 मोल ऑफ O2 कितना रिक्वायर्ड होगा, तो 2 इंटू 10 यानी कि 20 मोल ऑफ H2। बहुत बहुत बधाई, आप लोगों ने जो है 20 मोल दिया जवाब, और आप जीत चुके हैं 0 रुपया, पैसा तो मिलेगा नहीं यहाँ पे। 20 मोल H2। अच्छा आगे बात करते हैं जरा, नेक्स्ट। अब देखिए यहां पर सेम फंडा, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 1 मोल ये है, तो ये भी बन रहा है अपना कितना, ये भी 2 मोल बन रहा है, गजब, सेम फंडा जाएगा यार, तो बराबर बराबर, आप लोग सही जवाब दे रहे थे फिर तो, बिल्कुल सही जवाब था फिर तो, क्योंकि 1 मोल O2 गिव्स कितना, 2 मोल ऑफ H2O, इसीलिए हमें जो दिया है 10 मोल ऑफ O2 गिव्स 2 इंटू 10 यानी कि 20 मोल ऑफ H2O। और ये हमारा आ गया आंसर, ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया यहाँ पर। और आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करना चाहेंगे, ठीक 12 बज चुका है, आप लोग से 2 मिनट बात करेंगे हम लोग, 2 मिनट्स की बातचीत चलेगी। ये हमारा केमिस्ट्री का तीसरा लाइव क्लास था। आज आपने 2 चीजें पढ़ी, एक तो आपने पढ़ा वो फंक्शनल ग्रुप के बारे में, दूसरा आपने धुआंधार क्लास में ये पढ़ा एकदम से, सर धुआं धुआं तो दिख नहीं रहा, कोई नहीं फिर भी धुआंधार क्लास है। ये आपने पढ़ा चैप्टर 1 का, पूरा समराइज तो हम नहीं कर पाए, लेकिन हाँ हमने आपका 50% काम कर दिया है, बाकी के 50% हम अगले क्लास में आपके साथ बात करेंगे। तो कैसा रहा आज का क्लास, क्या कुछ आपको लगा कि सर मजा आया, सीखने को मिला या कुछ रहा, हम एक बार देख लेते हैं। स्मोकलेस क्लास, अमन का कहना है बहुत बढ़िया, क्योंकि लास्ट में हम फ्री होके बात कर पाते हैं, इसके शुरू में तो पूरा पढ़ाने का ही रहता है, एकदम करना है पढ़ाना है, इस तरह का रहता है। आपसे ज्यादा हड़बड़ी मैं रहता हूँ, आपसे ज्यादा हड़बड़ी मैं रहता हूँ, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट क्यों क्यों। ट्विंकल स्टार, थैंक्स सर फॉर दिस इंफॉर्मेटिव नॉलेज, बहुत बढ़िया, बस मेहनत करके आगे बढ़ते रहिए। और कौन कौन हमारे बीच में है, ये चित परिचित नाम हो गए हैं। लाइव का टाइमिंग अपना ऐसा टाइम है कि ठीक है। स्नेहा कहना ये सर मजा आया, रिवीजन हुआ एकदम बढ़िया क्लास है सर जी। आप लोग बोर तो नहीं होते ना, कई बार क्लास में नींद आती है या
बोरिंग सा लगता है। तो मेरा प्रयास होता है, देखिए अगर मैं एक टीचर हूं तो सबसे पहला काम ये है कि आपकी अटेंशन को इधर से उधर ना करने दो। अगर मेरा क्लास लेते हुए आपका ध्यान कहीं और चला गया तो मुझसे बड़ा टीचर तो वो है ना जो आपका ध्यान खींच के लेके चला गया। तो मैं काहे का टीचर हूं फिर? है फिर टीचर और टीचर में फर्क क्या रह जाएगा? नहीं, रात में लाइव क्लास चलता है, मेरे पास समय नहीं होता है, तो उस चक्कर में नाइट में क्लास नहीं ले पाएंगे। वो एकदम फिक्स है लाइव क्लास का टाइमिंग, वो रेगुलर चलता है। हालांकि ये टाइमिंग उनको जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ये टाइमिंग जो है मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं बिल्कुल ग्राउंड से जुड़ा हुआ हूँ। इस चैनल से मेरी शुरुआत हुई, आज यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, तो आप सभी का सपोर्ट और आप सभी का बहुत बहुत मतलब एक तरह से स्नेह और प्यार है कि हम आगे और बढ़ते जा रहे हैं। तो हम इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। कल को हमारे पास भले ही 10 चैनल हो जाए, लेकिन ये मेरा सबसे प्यारा चैनल होगा, इस पे हमेशा हम काम करेंगे। और जो साइंस के लिए हमने मिशन स्टार्ट किया है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायो का, इसको हम एक प्रायोरिटी में देंगे कि हमें ऐसे विद्यार्थियों के लिए हमेशा हेल्प करनी है, क्योंकि अभी और भी सब्जेक्ट पे काम होने वाला है, बट हम आप लोग को सबसे पहले रखेंगे। और सबसे पहली बात तो अक्टूबर में आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, प्लीज मेहनत कर लो, टाइम वेस्ट मत करो। अगर जब भी टाइम वेस्ट करो तो मेरा ये स्टेटमेंट ध्यान रखना कि सर ने कहा कि टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप अच्छा नंबर लाओगे, मजा आ जाएगा। सही बता रहे हैं। जब कोई विद्यार्थी कहता है ना कि सर हम इतना बढ़िया नंबर लाए, हमारा ये नंबर आया है, तो वो जो दिल गार्डन गार्डन, मतलब हम जब किसी से पैसा लेते हैं ना पढ़ाने का, उसमें हमें उतनी खुशी नहीं मिलती, लेकिन जब कोई बोलता है कि हम सर इतना नंबर लाए, तो हमारे लिए सबसे प्लस पॉइंट होता है। मतलब आप समझ नहीं सकते हैं कि और लोग भले आपसे जले, चाहेगा कि आप गिर जाएं, आपका नंबर खराब आए, लेकिन एक गुरु कभी नहीं चाहेगा कि जिस पौधे को उसने लगाया है वो पौधा टूट जाए, खराब हो जाए, मुरझा जाए। माँ बाप के बाद एक गुरु ही होता है जो चाहता है कि भाई उसकी पहचान उसके स्टूडेंट से हो, और ये हमारा पहली प्रायोरिटी में आता है। ठीक है, तो इंग्लिश का सबका हो जाएगा, अप्रैल वाले चिंता ना करें, स्पेशल हम पूरा काम कर रहे हैं, अब ऐप वगैरह सब हो गया है। मेरा पहला जो प्रायोरिटी अभी वो है अक्टूबर वाला है, तो मैं अक्टूबर वाले के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अक्टूबर वाले का ऐसा ना समय बहुत कम है, और इनके लिए ये है कि भाई आप खुद समझदार हैं, अगर मेरा खरीद सकते हो कोर्स 1000 रुपये वाला, VVI 400 वाला, तो अरेंज करके ले लो, बड़ा काम आएगा। और नहीं खरीद सकते हो तो यूट्यूब पर जितना उतना तो देख ही लो कम से कम। कुछ नहीं तो कुछ होने से अच्छा तो अच्छा है, कुछ ना होने से अच्छा कुछ होना अच्छा है। तो आपने लिखा है 2 एक्सपेरिमेंट लिख के आते हैं, तो कौन सा करें फिर, वो तो वहीं पर सेंटर बताएंगे। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों से बड़ी अच्छी बातचीत हुई, बड़ा मजा आया। आप सभी ने जो है एक कोऑपरेट करते हैं और एक फैमिली का हिस्सा है आप हमारे लिए। एग्जाम तक लाइव क्लास हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम एग्जाम तक लाइव क्लास आपका लें, हम उस पर काम करें। पर अगेन बोल रहे हैं कि अपने साथ नाइंसाफी मत करना। अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, समय अभी भी है, आप मेहनत कर सकते हो, तो आप पेड कोर्स पे जाके आप परचेज करके अपना सिलेबस पूरा करो। जिंदगी में बहुत पैसे खर्च करोगे, आएंगे जाएंगे, पर एक बार जब रिजल्ट आपके हाथ में आ जाएगा, वो हमेशा आपको अच्छा फील करवाएगा। ये सबसे प्लस पॉइंट रहेगा। मैं जितना कर सकता हूं उतना मैं करूंगा, लेकिन इस लाइव क्लास से आप बहुत अच्छा परसेंटेज नहीं ला पाओगे, क्योंकि इसमें हम पूरा करवा ही नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है। लेकिन हाँ, मैं जितना एफर्ट कर सकता हूं वो आपके लिए हमेशा तैयार हूं और आगे भी रहूंगा। तो थैंक यू सो मच। आप सभी जो है प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम की भी आप लोग का एडवांस में जो है मैं आप हमारी तरफ से ब्लेसिंग्स है, अच्छी चीज है। आप जाइए सेंटर पे, बढ़िया कोऑपरेट हो, बढ़िया से कीजिए, बढ़िया नंबर आइए। प्रैक्टिकल में नालायक से नालायक विद्यार्थी भी अच्छा नंबर लाता है, घबराइए नहीं। आपका कोऑपरेट कैसा है सेंटर के साथ में, इस पर डिपेंड करता है, और आपने फाइल बनाया कि नहीं बनाया है। तो मिलेंगे अगले क्लास में। जब तक आप अगर देख सकते हो तो यूट्यूब का फ्री कंटेंट इस चैप्टर का देख लेना। थैंक यू सो मच। आज यही स्ट्रीमिंग को हम लोग एंड करते हैं।